Namaskar friends. As you know, the Cabinet met today to brief you on the important decisions approved by the Cabinet. We have with us Honorable Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sport, Shri Anurag Singh Thakurji, Honorable Minister of State for Information Broadcasting and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Muruganji. My warm welcome to the ministers. After the briefing, we will take some questions relating to the Cabinet decisions. Over to the Honorable Minister, sir. धन्यवाद जयदीप जी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मैं आप सबके बीच में उसकी जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसे आपको जानकारी है कि बहुत लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की एक लंबी मांग थी। उस सपने को पूरा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं भी की थी। उसको लेकर बड़े निर्णय आज दो किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। वहाँ उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा लद्दाख का क्षेत्र होगा। लेह, कारगिल वगैरह सारे क्षेत्र इसमें आएंगे। और इस बात पर मैं थोड़ा बल इसलिए बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्य में लेह और कारगिल को मिलाकर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को सृजन किया गया था और उस समय तत्कालीन J&K में जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। तो ये जो सारा क्षेत्र लेह, कारगिल, लद्दाख का है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद इसमें उस तरह के शिक्षण संस्थान की एक भारी कमी थी। तो 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थापित की जाएगी, जिसमें लेह, कारगिल वाले सारा क्षेत्र जितना है वो इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा बड़ा निर्णय जो है, पहाड़ी राज्य है, मैं स्वयं पहाड़ी से आता हूं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां तो और भी चुनौतीपूर्ण है और उसमें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ये कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा और ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। सो इससे वहां पर विकासात्मक कार्यों को बल मिलेगा, गति मिलेगी। इसका जो गठन होगा, जो स्थापना होगी,
इस कॉरपोरेशन को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत गठित किया जाएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इसकी 25 करोड़ होगी और जो सालाना व्यय इसके ऊपर होगा वो लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपया होगा। इसकी स्थापना से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में के तीव्र गति के विकास का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास हो, इसी मंशा से इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी मिली। इससे क्षेत्र की जनता का भी सामाजिक आर्थिक विकास होगा। रोजगार के सृजन भी इसी के माध्यम से होंगे और विकासात्मक कार्य गतिविधियों को भी बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत जहां उसको बल, ये पिछले निर्णय जो मैंने कहे उससे भी बल मिलेगा। स्टील एक ऐसा क्षेत्र है, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को लेकर एक और बड़ा निर्णय आज किया गया है जिससे आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिले, मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, मेक इन इंडिया को बल मिले। आप सबको जानकारी ही है कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन जब स्पेशलिटी स्टील की बात आती है तो बहुत सारा स्टील हम दुनिया भर से आयात करते हैं। तो आयात कम हो, एक तरह से ना के बराबर हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है तो उसके लिए 6,322 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है। तो स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत लाकर इसको 6,322 करोड़ रुपए की आज मंजूरी दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, आयात कम होंगे, 5,25,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, 68,000 सीधे तौर पर होंगे। और यही नहीं, जहां इंपोर्ट कम होने के साथ साथ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बल मिलेगा। कुल मिलाकर 39,625 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। दिस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट क्लोज टू द ट्यून ऑफ 39,625 crore rupees. It will create jobs, more than 5.25 lakh jobs in this sector. It will cut down the import burden. There is a cap as far as the incentive is concerned. Per group it will be capped at 200 crore rupees. किसी भी एक कंपनी समूह के लिए एक वर्ष में 200 करोड़ रुपए से अधिक इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है कि जिन जिन क्षेत्रों में इस स्टील की मांग थी उसको ही आधार बनाकर इसको मंजूरी दी गई है। इससे देश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। इट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। और लगभग अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें उत्पादन हो पाएगा। इससे हमारे एक्सपोर्ट को भी बल मिलेगा, निर्यात को भी बल मिलेगा। ना केवल इससे देश की आपूर्ति होगी बल्कि निर्यात करने के भी अवसर मिलेंगे। इस स्पेशलिटी स्टील की 5 कैटेगरीज जो मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज जो आपके सामने कह देता हूं। कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रयोग एसी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल बॉडी, सोलर एनर्जी स्ट्रक्चर्स में होता है। दूसरा है हाई स्ट्रेंथ वियर रेसिस्टेंट स्टील जिसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ऑयल एंड गैस की ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स, बॉयलर्स, प्रेशर वेसल्स, एलपीजी सिलेंडर, आर्मर बॉडीज़ में होता है। तीसरा है स्पेशलिटी रेल्स जो हाई स्पीड रेल्स में यूज़ होती हैं। चौथा है अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स और स्टील वायर्स जिनका प्रयोग क्रैंकशाफ्ट, वॉल्स,
बॉल बेयरिंग या गाड़ियों के टायर के लिए होता, टायर ट्रेड्स के लिए होता है। पांचवा है इलेक्ट्रिकल स्टील, जो कि आपके ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिक मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न कैटेगरी के लिए पूंजी निवेश और उत्पादन में वृद्धि के अलग अलग लक्ष्य होंगे और चयनित कंपनियों को विभाग के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना होगा और पूंजी निवेश और उत्पादन में बढ़ोतरी और दोनों लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इस योजना से जहां एक और 6,322 करोड़ रुपया स्पेशलिटी स्टील के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा अगले 5 वर्षों में, वहीं पर जैसा मैंने आपको कहा लगभग 40,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश भी आएगा। 5.25 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. We will now take a few questions related to cabinet decisions. Number 16. मंत्री एस.एम. आसिफ, एडिटर इन दिनों। मेरा सवाल है कि आपने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अनुमानित लागत बता दिया, ये कितने दिनों में ये शुरू हो जाएगी लद्दाख में, पहला। और दूसरा ये है कि जो आपने एक कॉरपोरेशन नियुक्त की है, वो क्या इंडस्ट्री लगाने में सारी एक ही विंडो पर काम होगा क्या? आपने लद्दाख को लेकर बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। जैसे मैंने कहा, इसका कार्यक्षेत्र लेह से लेकर कारगिल तक का सारा होगा। यूनिवर्सिटी का पहला चरण पहले 4 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। और जैसा आपने जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा कि जब तक भवन बनता है, या मेरे यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी भवन बाद में बनना भी शुरू होता है, उससे पहले क्लासेस शुरू हो जाती, तो बच्चों को अवसर मिलते हैं। एक तो वो इसमें देखा जाएगा उन सबको, और पहला चरण पहले 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। दूसरा जो आपने कहा है, कॉरपोरेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पहाड़ी राज्यों की एक अपनी परिस्थितियां रहती हैं। वहाँ का जो मौसम के कारण, स्थानीय परिस्थितियों के कारण, फैलावट के कारण, कम जनसंख्या के कारण भी वहाँ पर अवसर भी कम होते हैं और काम करने के दिन भी कम होते हैं। अब जो बड़ी कॉरपोरेशन थी वो जम्मू कश्मीर में थी, तो वहीं पर रह गई। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद इसकी बहुत आवश्यकता थी, ताकि वहाँ में रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिल सकें और वहाँ के विकास को गति दी जा सके। तो वहाँ पर विकास को गति देने के लिए इसका गठन किया जा रहा है, इससे उसको बल मिलेगा। 54. सर, प्रशांत हूँ, एबीपी न्यूज़ से। कैबिनेट से जो तो जुड़ा सवाल नहीं है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि जो दैनिक भास्कर ग्रुप पे छापा पड़ा है इनकम टैक्स का, वो लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की कोशिश है। देखिए, जनरली हम लोग जितने प्रश्न हैं वो कैबिनेट के निर्णय पर ही रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे। पार्लियामेंट भी चल रही है और वहाँ पर बाकी जगह भी आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, एजेंसीज अपना काम करती हैं। उस पर हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होती। और दूसरा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जो सच्चाई या सत्य से परे होते हैं। हो गया बस।